अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। सियालकोट हल्का PP38 जिसमें PTI ने PMLN की जीती हुई सीट पर इलेक्शन लड़ा, जो बाई इलेक्शन हुए और उसमें उन्होंने बरतरी हासिल की और वाज़े बरतरी हासिल करते हुए वो जीत गए। इस जीत ने इसमें कहना कोई दो राय शायद नहीं होगी कि PTI की सफ़ों में एक नई रूह फूंक दी है, क्योंकि पिछले ज़िमनी इलेक्शंस अगर हम देख रहे थे तो उसमें तवातर के साथ हार जो थी वो PTI की हुकूमत का मुकद्दर बनी हुई ज़रूर थी, लेकिन उस पर PTI की हुकूमतों का या PTI के लोगों का कहना यह था कि जी इसमें देख लें कि इसका वाज़ेह सबूत है कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए हम हार रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का वाज़ेह सबूत भी दूसरी तरफ अपोजिशन ये बात कर रही थी कि जी इसका सबूत ये है, इसकी वजह ये है या इसका बैकग्राउंड ये है कि PTI जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी कम कर खो रही है। लेकिन बहरहाल सियालकोट की सीट जीतने के बाद, कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद अब PTI का अगला हदफ जो है वो सिंध है। सिंध में अगर हम अर्बन सिंध की बात करें, 14 सीट्स उसको मिली है। रूरल सिंध में पोजीशन काफ़ी वीक रही है, लेकिन अब कोशिश ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जाएंगे भी, जल्द से जुलूस भी होंगे। हाल ही में उन्होंने अरबाब गुलाम रहीम को अपना मुशीर भी मुकर्रर किया है सिंध के हवाले से। लेट्स सी कि अगले आने वाले दिनों में क्या वो सिंध में भी कदम जमा सकते हैं, और अगर सिंध में भी कदम जमाते हैं तो फिर एक फेडरेशन की मुकम्मल तौर पर जमात बनकर सामने आएगी। अनलाइक अदर पार्टी, जिसमें अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो कहा जाता है कि वो सिंध की जमात बन के रह गई है, PMLN की बात करें तो वो कहा जा रहा है कि वो पंजाब की जमात बन कर रह गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पीपल्स पार्टी का सबको पता है कि उनके साथ जो उनकी बैड गवर्नेंस का बैगेज है, लेकिन PMLN का बैगेज क्या है? क्या PMLN का बैगेज इसका मज़ामती बयानियाँ हैं? इस पर बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर रिलीजियस अफेयर्स PTI के MNA। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम नादिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, आने वाले दिनों में आप PMLN तो नहीं ज्वाइन करने वाले? तो आपके मुंह से PNL निकलते रह गया था। नहीं, इसलिए कि जब मैं गलती से किसी के साथ किसी और पार्टी का नाम लगाने लग जाती हूँ तो ऐसा हो जाता है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला आपकी जुबान को जो है, वैसे तो मुबारक है किसी के बारे में आप दुआ करते हो कबूल हो जाती है, मेरे लिए दुआ जो है कबूल ना हो। मैं आपसे चलें, लेकिन सेनेटर गौस खान नियाजी साहब PMLN के रहनुमाई कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। राना ताहिर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम राना ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, मैं PP38 की बात उससे करूँगी जब हमारे साथ होंगे गौस खान नियाजी साहब। तो अब जो अगला हदफ है, जो अपना टारगेट PTI ने तय किया है, वो सिंध को फतह करना है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका ताल्लुक सिंध से है, इस वक्त भी शायद आप कराची बैठे हुए हैं, तो ज़रा बताइएगा कि सिंध में आपने अपनी परफॉर्मेंस से अपना डिलीवर किया, इतने कदम जमा लिए हैं, जो 14 सीटें आपको अर्बन सिंध से कराची से मिली थी, कि अब आपके लिए रूरल सिंध को फतह करना आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मैं राना साहब के साथ पहली दफ़ा बैठ रहा हूँ, क्योंकि शायद उन्हें याद हो ना हो, मैं मुझे पहचान भी रहे कि नहीं, कि जब मैं नया नया इस्लामाबाद आया था तो पहली मुलाकात मेरी राना ताहिर साहब से ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार समी इब्राहिम साहब और ये माशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं, मैं तो इन्हें उस्ताद मोहतरम समझता हूँ। बहरहाल, तो एक तो ये कि देखें, आपने अभी बताया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो रूरल एरिया की पार्टी है, और अर्बन एरिया जो है उसने हमेशा से पीपल्स पार्टी को का साथ नहीं दिया। इसी वजह से जो अर्बन एरिया है उनके लोगों के अंदर जो महरूमी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने PTI को 14 सीटें देकर कामयाब किया। अब हमारा जिम्मेदारी ये थी कि हमें जहाँ पर मैंडेट मिला है हम वहाँ पर डिलीवर करें, और मैं नादिया आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे इसमें कोई दुआर नहीं है कि जिस हद तक हमें जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचे, कि हमें उन लोगों की जो मसाइल थे उन्हें हल करना चाहिए था। अब उसकी जब हम बात करते हैं तो फिर बीच में 18वीं तरमीम आती है, तो लोग अब कहते हैं कि अब आप 18वीं तरमीम का रोना रोना छोड़ दें आप, लेकिन हकीकत यही है जिनका वास्ता नहीं है कानून साजी के अंदर, या तो उन्हें तो इस बात का अंदाजा नहीं होता कि 18वीं तरमीम क्या है। लेकिन जो लोग चीज से गुजरते हैं, जैसे पहले मैं भी ये समझता था कि 18वीं तरमीम जो है इतनी
हमारे आगे आड़े नहीं आ सकती, लेकिन जैसे अच्छा, आती लेकिन है तो आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे एक बात का जवाब दे दें। आपने अच्छी बात है, बड़ी ईमानदारी की आप हमेशा से बात करते हैं कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम, तो जब नहीं, आपने वही तो मैं वादे किए थे, एक सेकेंड ना, आप रुक जाए ना, जो आपने वादे किए थे और आपने अपना बताया था कि जी वजीर आजम कराची से होगा, कराची में हम ये कर देंगे, सिंध में हम ये कर देंगे, आपको नहीं पता था कि 18वीं तरमीम एग्जिस्ट करती है? अच्छा देखिए नादिया, बिल्कुल आपकी बात सही थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी हुकूमत पंजाब में बन जाएगी और सिंध में नहीं बनेगी। मैं तो ये समझता था कि सिंध के जो रूरल एरिया हैं, जो मैं जब उनका विजिट किया मैंने, मैं जब जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो जो हालात वहाँ के मैंने देखे हैं, तो मैं हैरान हूँ कि वहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती कैसे है। मैं इसमें ये नहीं कि मैं कोई खुदा न खासा वो बात कर रहा हूँ, मैं जो हकीकत बात है वो कर रहा हूँ। और इसके बाद हम ये समझते थे कि जिस तरह हमें पंजाब ने मैंडेट दिया, जिस तरह हमें केपीके ने दिया है तो इसी तरह हमें सिंध भी देगी। तो फिर जब सिंध वैसे हमारे पास, ठीक है, आपकी देखिए एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन जी देखा जाए तो आपकी एक्सपेक्टेशन से आपको थोड़ा ज्यादा मिला है सिंध से हिस्सा। कराची से 14 सीट लेना कोई आसान देखिए काम नहीं था, और देखिए इंटीरियर सिंध की एज फार रूरल सिंध इज कंसर्न तो मेरा ख्याल है नादिया, आप उसको लोगों ने पता है, इतना आप फोकस नहीं किया हमेशा था। जब भी कर रहे हैं ना तो कहें कि 14 सीट के साथ प्लस आपको 18वीं तरमीम भी मिली। अच्छा चले, राना ताहिर साहब, मुझे ये बताएगा कि पीटीआई का अगला हदफ सिंध को फतह कर पाएगी? क्योंकि 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी तो मुस्तकिल जीत रही ना, 8-13 से 18 के दौरान डिलीवर ना करने के बावजूद, इंतहाई बेट गवर्नेंस के बावजूद 2018 में पीपल्स पार्टी के वोट बैंक बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन तो होता नहीं है, तो क्या इन हालात में पीटीआई फतह कर पाएगी सिंध को? देखिए नादिया, बात यह है कि जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है, सिंध के लोग बड़े हसास लोग हैं, बाकी नहीं है। नहीं बाकी भी सभी हैं, होते हैं। लेकिन बात यह है कि सिंध के लोग जो हैं वो इंतहाई कसमापुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13 साल मुकम्मल होने को है मुसलसल सिंध में, और इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत रही। लेकिन सिंध में उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए क्या किया, हत्ता कि लाड़काना जो है, जो पीपल्स पार्टी के बानी का आबाई शहर है, वहाँ भी लोगों की जो बेचारों की हालत ज़ार है। एक तो कुत्तों की अमाजगा बना दिया, HIV वहाँ पर वायरस बुरी तरह से वहाँ पर फैल गया, पेरिस बनाने के वादे थे, उसको लड़काना भी नहीं रहने दिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो इस सूरत हाल में मैंने इसे देखें, मैं समझता हूँ कि अगर 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम के दौरान सिंध को ज़रा ज़्यादा टाइम देते तो 2018 में भी इलेक्शन का रिज़ल्ट काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता था। अभी जो आप कह रहे हो कि उनके पास चॉइस ही नहीं है। अभी लोगों के देखें, सिंध के लोग जब इमरान खान को सुनेंगे तो वहाँ भी आपको तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन देखें, इस वक्त जो काम शुरू किया है गवर्नमेंट ने वहाँ सिंध में लोगों को अपने साथ शामिल करने का, इसमें मैं समझता हूँ कि ज़रा थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हुकूमत को जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, क्लीन लोग लेने चाहिए। जो आप देखें, आज ही पीर साहब पगाड़ा जो हैं वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने गिला किया है और बाप गुलाम रहीम वाली बात, हाँ, कि जी हमारे ही बंदे तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सूरत हाल जो है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस हवाले से अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में ले जो उनके साथ चल रहे हैं। ख़ास तौर पर सिंध में पीर साहब पगाड़ा जो हैं, उनकी एक अपनी अहमियत है। वो हर वोट बैंक नहीं है, माजरत के साथ वोट बैंक ना हो, वोट बैंक के बावजूद ना होने के बावजूद जीतते हैं ना सर मेरी जी। बात सुने ना, इलेक्टेबल जीतते हैं। इलेक्टेबल के अलावा इमरान खान जीतते हैं इलेक्शन। अगर इमरान खान सिंध में इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से 2018 में चलाते तो वहाँ भी पंजाब जैसे रिजल्ट आ सकते थे। मैं जरा सेनेटर गौस खान नियाजी साहब को भी प्रोग्राम में वेलकम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम गौस खान साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा गौस खान पहले तो जरा अपनी कमेंट तो दे, सियालकोट की सीट आप लोग हार गए और पता नहीं अता तारड़ साहब सॉरी जो है वो कल मैं कोई वसीम बदामी का क्लिप देख रही थी, नहीं सॉरी आदिल का किसी शो उसका, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर हमने बाय इलेक्शन में इनको ना हराया। तो क्या हुआ, क्या मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अपने इलेक्शन कैंपेन माशाल्लाह हमारी सब ठीक थी।
और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसमें देखो एक तो दो वजूहत थी। एक तो जो कैंडिडेट था वो जो हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उस्मान गुजार साहब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद थे। एक तो पूरी हुकूमती मशीनरी को उनको एज हासिल थी। दूसरा एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि 7-2-3 दिन पहले कश्मीर इलेक्शन हुआ और कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग को एक हराया गया, मैं तो कहूँगा कि हराया गया, जिसके पुराने की जीत गए, तो जीत जाए तो जीत गए, हार गए तो हरा दिया, निकल आए इससे। उसमें देखें ना, अगर वोट की परसेंटेज देखें तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं, हमारी इतनी सीटें कम नहीं थी। तो जाहिर है एक जो होता है मतलब गौस साहब एक सेकेंड, इससे पहले जितने बाई इलेक्शंस हुए, डस्का की सीट, दीगर सीट आप लोग जीते, तो उस वक्त हुकूमती मशीनरी इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं की? नहीं, उस वक्त इस्तेमाल जितनी वो कर सकते की। इस दफा एक सिटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके मतलब डायरेक्शन चल रही थी। अब ये देखें ना, किसी ब्यूरोक्रेट का वो उसका दामाद है, उसके पास पैसा भी बेइंतहा है, पैसा भी खूब लगा है, सारी चीजें इकट्ठे हो गई ना, तो फिर पैसे की कमी किसके पास है? जिसने इलेक्शन लड़ना है उसने पैसा भी लगाना है। अच्छा चले, आप रिजल्ट देखें अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मोरल लो है? हम उस नहीं, मोरल इंशाल्लाह लो हमारा नहीं है, हम मोरल तो इंशाल्लाह हाई है। हम देखो ना, हमने ये कि जितने के हमने वोट लिए थे 2018 में, हमारे कहने ने उससे कुछ ज्यादा ही लिए, कम नहीं लिए। तो मोरल तो हमारा ठीक है, हमारा वोट बैंक किस तरह हमारे साथ खड़ा है। जब ये हुकूमतें वगैरह खत्म हो जाएंगी, जब इलेक्शन होंगे और हुकूमती मशीनरी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, तो सारे जो तो इदारे जो हुकूमतें जो होती हैं जो न्यूट्रल हो गए, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मैं खुश आप। अच्छा, कल वैसे आप ही की जमात के सारे सीनियर लोग चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि धांधली का हमारे पास ना इत्तिलात है ना कोई सबूत। अब मैं खुशाब में मैंने बाई इलेक्शन लड़ा है, मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। उसमें मैंने देखा हमने इलेक्शन लड़ा, 10,000 से जीते। उसकी वजह ये थी कि जो ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी की अगर मतलब वो कैंडिडेट जो बरियार साहब हार जाते तो समझो कि उस्मान बुज़ार साहब हार गए हैं, उस्मान बुज़ार साहब की ओके, जरा मैं इसका जवाब ले लूं। बहुत साहब अब जरा रुक जाएगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, वो आपने सुना है ना, आपने तो बहुत अच्छा सुना होगा क्योंकि आप कराची में रहते हैं। वो क्या होता है, वो कड़वा मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू। जी मतलब पहले ज़िमनी इंतखाबात जीतते रहे तो इलेक्शन शफाफ होते रहे, ये कल का हार गए तो आप लोगों ने हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया। कब इस बहस से निकलेंगे या कभी नहीं निकलेंगे? अच्छा नादिया, देखिए मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, इलेक्शन पहले भी फेयर हुए, हम बाई इलेक्शन हारे। देखिए हमने कराची के अंदर भी हारे, हमने जस्का भी हारा, सिर्फ जगह हारे। हमने तो इवन ये कि परवेज खट्टर साहब के अपना हल्के नौशेरा की सीट, जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कि ये भी इलेक्शन जो है फेयर हुए हैं, लेकिन अवाम के बयानियों को इस तरह मुस्तरद किया है कि आपने देखा रात के अंदर इनका बयान था, उसको अवाम ने किया। और फिर खास तौर पर जैसे जैसे लोगों के सामने आती जा रही, तो ये तो मुल्क दुश्मनी की बातें कर रहे हैं। कैंडिडेट को भी मदद के लिए बुला लिया देना, तो पाकिस्तानी अवाम एक जरूर अवाम है, कभी भी ऐसी पार्टी है ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी जो भारत से मदद मांगे तो कौम को गुलाम कहे। वजीर आजम 5 साल तक वजारत के मसले है और कहा कि तो गुलाम कौम। तो ये चीजें जो थी जिन्होंने अपना किया है और अब जी वो प्रोग्राम में वो चैलेंज करते प्रोग्राम की आपने करने का आपने कोई नहीं सुनी। वहीं पर सीनियर लीडर नून लीग के उन्होंने क्या कि तरक्याती काम में उन्होंने भी अपने आप पर अपने इन चीजों को रिफ्लेक्ट करके अवाम ने कैंडिडेट वोट किया है। तो मैं तो जो आप बात बिल्कुल सही है, अब हम तो से निकलना चाहिए वाला कहते हैं ये सदी का सबसे अच्छा इलेक्शन था, सदी का सबसे बुरा इलेक्शन था, तो अब हमें इससे निकलकर अवाम का एतमाद करना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अब वो माजी का दौर नहीं, अब तो मीडिया इतना है कि उसकी आंख से तो कुछ भी नहीं रह सकती। वो तो दिखाते दायरा गोल
कि देखो ये पत्थर मारता है, ये गोली चलाता है, पत्ता है, ये साथ खड़ा है, ये उसके साथ खड़ा है, ये वोट धब्बे लग रहे हैं। चलें ठीक है, इनको कॉल दोबारा मिला लें, इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। अच्छा राना ताहिर साहब, पहले तो इस बात का ज़रा जवाब दे दीजिएगा कि वो जो जब जीत रहे थे तो सब सही था, हार गए तो धांधली हो गई, ये जो धांधली वाली फेस सेविंग है वो कब तक चलेगी? दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है, क्या ये बयानिया पिट रहा है जो मज़ामती बयानिया है PMLN का, वो कश्मीर में नहीं चला? जैसे देखिए नादिया, बात यह है कि मोहतरम गौस साहब ने जो फरमाया वो उनकी राय है। मसला ये है कि कल आपने जिस बात का हवाला दिया कि मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं मलक अहमद साहब जी, और फिर जो डस्का से जीती हैं नी की MNA नौशीन इफ्तिखार साहिबा, और फिर जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इनकी आप कल की गुफ्तगू सुन लें। उन्होंने कहा कि हमें धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले, बल्कि मलक अहमद साहब ने तो उसी शो में शरीक उस्मान डार साहब को मुबारकबाद दी, नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने भी मुबारकबाद दी। तो बात यह है, ये बयानिया बदला कैसे धांधली वाला, जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि धांधली हुई है। ठीक है, पूरी इलेक्शन कैंपेन कश्मीर की जो चलाती रही है मुज़ामती चलाती रही। वो देखें कश्मीर का जो इलेक्शन है, कश्मीर में वज़ीर आज़म कौन है, आज भी वज़ीर आज़म कौन है, राजा फारूक हैदर है ना, किससे ताल्लुक़ है उनका? मुस्लिम लीग नून से। सारी हुकूमती मशीनरी राजा फारूक हैदर के ताबे थी। वहाँ पे ये दूसरे नंबर पर भी नहीं आई मुस्लिम लीग नून, तीसरे नंबर पर आई, में इनको 6 नशस्तें मिली हैं। अब मसला ये है कि ये 2018 का इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब ने तो नहीं कराया था, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इन्हीं की गवर्नमेंट ने लगाया था। इलेक्शन कमीशन जो था वो भी पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर लगाया था। इसके बावजूद वो कहते हैं कि जी 2018 में धांधली हो गई। तो ये जो हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट अगर हक में आए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, अगर हम हार जाएं तो इलेक्शन जो है धांधली ज़दा। बात यह है कि देखें सियालकोट का जो इलेक्शन है ना, उसकी एक पूरी तारीख़ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कैंडिडेट PMLN के सुबहानी साहब थे वहाँ से, इनके फैमिली जो है वो 85 से वहाँ इलेक्शन जीतती आ रही। चौधरी अख्तर वरियो साहब और अब्दुल सत्तार साहब, ये फैमिली जो है 85 से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। ये हारे क्यों हैं? ये हारे इसलिए हैं कि जो बयानिया मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब ने दिया, अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी आप देखें PMLN के प्रेसिडेंट हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं कौमी असम्बली में, शहबाज शरीफ साहब, ना वो आपको आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में नज़र आए, ना वो आपको सियालकोट में नज़र आए कहीं। बात यह है कि एक अंदर भी, जैसे मैंने 2 बंदों का आपको 3 का हवाला दिया जिन्होंने रात कहा कि कोई धांधली नहीं। मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी एक जमात है पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ये सोच जो है ना अब पैदा हो रही है कि हम पार्टी का नुकसान चंद शख्सियात की खातर क्यों करें। तो उसका ये बयानिया जो है ना, ये बहुत बड़ा झटका है PMLN को। ये सिर्फ एक सीट नहीं हारे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अच्छा गौस साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, पहले आप मुझे बताइएगा आप किस बयानिए के साथ हैं, मज़ामती या मुफाहमती, किस कैंप में? देखो जी, हम तो पार्टी के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हैं। हमने तो वो देखो। अच्छा, पार्टी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? पार्टी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? मुफाहमती बयानिया लेके चले या मज़ामती बयानिया लेके चले? मैं तो एक तो ये आप लोग जो हमारे जो हुकूमती लोग हैं उनकी एक इस तरह है कि ये फलां मुफाहमती बयानी है, फलां मज़ामती है, कोई भी नहीं। पार्टी का एक ही, आपकी लीडर मरियम नवाज कह चुकी हैं कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो मुफाहमती है, नवाज शरीफ का मज़ामती है। लेकिन अलबत्ता वो अलग बात है कि होता वही है जो नवाज शरीफ चाहते हैं, लेकिन वो ये बात कह चुकी हैं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। सही बात है ना? नहीं, बात ठीक है आपकी, लेकिन उसमें जो भी फैसला फिर मियां साहब करते हैं तो वही होता है, एक मशवरत होता है ना। इख्तलाफ रहती है, बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, तो उसमें इख्तलाफ रहे तो सारे सीनियर जितने रहनुमा है तो सब हर एक का अपना व्यू होता है, मेरा अपना मशवरा होता है। आपका क्या व्यू है, यही जो जानना चाह रही हूँ। मेरा तो ये बयानिया है कि तमाम इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स को, जिस तरह इस वक्त मुल्क की पोजीशन चली है, हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। पाकिस्तान को जो
चैलेंजेस है, सबको मिल के इस पे अमल करके इकट्ठे होकर करना चाहिए। और अगर इकट्ठे नहीं हो रहे तो सारा कसूर जो है वो हुकूमती रवैये की वजह से है। हुकूमती रवैया आज अगर ठीक हो जाए तो वो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमें जब कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारा ये कभी नहीं रहा कि हम किसी को मैं समझ गई, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जरा मुझे आसानी होगी ना आपसे क्वेश्चन पुट करने में। अब मुझे ये बताएगा कि मज़ाहमती बयानिया पिट रहा है, लोग उसको बाय नहीं कर रहे हैं, लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लाहौर इलेक्शन मरियम बीबी बेशक जितना भी चिल्लाती रही आर या पार, ना कुछ आर हुआ ना कुछ पार हुआ, लोग आपके जलसे में नहीं है। कश्मीर इलेक्शन की पूरी कैंपेन मज़ाहमती कैंपेन, आप दूसरे नंबर पर भी नहीं आए, आप तीसरे नंबर पर आए। सियालकोट का इलेक्शन आप हार गए, तो अब कुछ क्या करना है, मतलब कुछ सोचा है, कहीं पे कुछ समझाया जा रहा है कि भाई ये नहीं चलेगा? नादिरी बात यह है कि अगर माफ कर देना अवाम की बात, तो अवाम जिस तरह मरियम साहबा के जलसों में आई है तो वो तो आपके सामने है। फिर हाल क्या हुआ? जलसे भरे हुए वोट नहीं, डब्बे खाली। लेकिन इसमें फिर देखो ना, वो फिर मैं वही कुछ फिर इलेक्शन तो बहुत सारे अवामी का फरमा होते हैं, उसमें बहुत से इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पूरी जो इलेक्शन कराती है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी फारूक हैदर साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म थे तो इख्तियारात उनके पास थे। मेरे भाई जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो सारे जो इख्तियारात हैं वो मुंतकिल हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। वो एक सेरेमोनियल सा होता है, जिस तरह हमारा निगरान वज़ीर आज़म होता है तो वो उस तरह है। इंडिया में ऐसा होता है, मोदी ने इलेक्शन कराए तो पोजीशन ये तो नहीं करके मोदी ने दांधी करे, क्योंकि तो होता है ना, उसमें जरूर होता है, उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अवाम मज़ाहमती बयानी को पसंद करते हैं, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके साथ। चले मैं जरा आफ्ताब जहांगीर साहब से इस पे बात कर लेती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप किस बात से अग्री करते हैं? यहाँ पर लोग पार्टी को अगर उन्होंने वोट नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि जलसे तो बहुत बड़े बड़े हुए और हमेशा से कहते हैं जी क्राउड पुलर हैं। अगर जलसे इतने बड़े बड़े हुए और लोग उस जलसे में आए जो मज़ाहमती बयानिया वाले जलसे थे, तो लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला आपकी नज़र में? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि नादिया, ईमानदारी की बात यह है कि हम कराची के अंदर भी हम बड़े बड़े जलसे करते थे। अभी 249 का जो हमारा इलेक्शन था उसमें भी हमारे बड़े बड़े जलसे थे, लेकिन निकला क्या कि जी हम चौथे पांचवें नंबर पे आए। तो हम क्या कहें कि जी ये धांधली हो गई, क्योंकि जलसे तो हमारे बहुत बड़े बड़े थे। हाँ, धांधली का इल्जाम जो लगाया नियाज़ी साहब की पार्टी ने लगाया कि जी ये पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, और फिर टीवी ने और चैनल्स ने दिखाया कि शहीद गनी साहब बैठे हुए हैं कमरों में, किस तरह वो ठप्पे लग रहे हैं, सारा कुछ ये चीजें दिखाई गई, जिससे हम कहते हैं ये धांधली हुई है। अच्छा, जलसों के हद तक तो नहीं होता, क्योंकि जलसों के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आदमी आ रहा है तो वोट जो है वहां पर 1 लाख वोट रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पर तो वोट भी कम रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये जलसों से नहीं होती मुराद ये है कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को हम खड़ा कर रहे हैं वो क्या पैगाम लेकर आया है, उसका प्रोग्राम क्या है, वो क्या करना चाहता है। मुस्लिम लीग नून की 5 साल की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून को अपनी 5 साल कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ना था, ना कि उसे जो है वो इंडियन हीरोइन की तरह ला के, और वो जैसे इंडियन फिल्में देखते हैं ना उसमें जिस तरह से जलसों में होता है, और वो भाई बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं जरा ट्राई करती हूँ कि मैं हाथ नीचे करती हूँ तो लोग नीचे हो जाएंगे, हाथ ऊपर करती हूँ तो लोग ऊपर हो जाएंगे। क्या बनने की कोशिश कर रही थी? भाई। कौन भाई? थे ना आप भी तो कराची तो ये ना क्या? कौन भाई? खुल के बोले ना जी। अल्ताफ भाई नहीं कहते थे कि वो आपके अल्ताफ भाई है? आपके अल्ताफ भाई है? नहीं, अल्ताफ भाई जो कहते थे, अल्ताफ भाई तो भाई है ना जी, सबका भाई था ना उस वक्त, अब अल्ताफ हुसैन हो गया है, समझे ना। लेकिन मैडम ये पुरानी बात कर रहा है, ये भाई के साथ दोस्त थी इनकी, आफ्ताब जहांगीर साहब की दोस्त थी, अल्ताफ साहब के साथ थी पहले की बात कर रहे हैं। जी, मेरी कभी भी दोस्ती अल्ताफ साहब से नहीं थी, नाम जरूर मिलता जुलता है अल्ताफ और आफ्ताब, लेकिन मेरी कभी दोस्ती नहीं रही। मेरी दोस्ती हमेशा मुहब्बे वतन पाकिस्तान, नाम भी बदल ले। तो नादिया, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस तरह इलेक्शन नहीं लड़े जाते। इलेक्शन जो है कारकर्दगी के ऊपर, आपकी कारकर्दगी होनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि हमने 5 साल में ये काम किया, 5 साल में ये किया और या फिर आगे ये करेंगे, वो चीज नजर नहीं आई। अग्री करती हूँ आपकी बात से। अच्छा एक सेकेंड, आफ्ताब साहब वापस आती हूँ। राना साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जलसे तो हमारे बहुत बड़े बड़े थे, तो उसको जहांगीर साहब कह रहे हैं कराची में भी हमने बड़े जलसे किए थे, हमारे हाथ कुछ नहीं आया,
तो ये बड़े जलसों वाली जो ये इसमें टेक्निकलिटी क्या है? जलसे बड़े हो जाए, गिलगित में भी बड़े जलसे हुए थे PMLN के, मरियम बीबी जहाँ जाती थी लोगों का जमे गफीर साथ साथ चलता था, लेकिन वोट क्यों नहीं पड़ते? ये जो जलसे होते हैं ना, ये सियासी जमातें ऑर्गेनाइज कर लेती हैं। आप देखें जमात इस्लामी का जलसा करती है तो कितना बड़ा जलसा होता है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो क्या होता है? कराची में रैलीज भी बड़ी बड़ी होती है ठीक है, तो इसके बावजूद इसको आप मेयार नहीं बना सकते। जलसे जो हैं बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज साहिबा के हुए, तो इमरान खान साहब के भी जलसे जो थे वो किसी से कम नहीं थे, वो भी बहुत बड़े जलसे थे। बिलावल के जलसे भी काफ़ी बड़े थे। मसला ये है, देखिए मोहतरम जो हमारे सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हैं ना, उन्होंने जो फरमाया ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से, मैं उनकी उस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं खुद इलेक्शन के दिनों में आज़ाद कश्मीर के 3-4 शहरों में गया। वहाँ पे राजा फ़ारूक हैदर साहब कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो एक मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, और पूरी इंतज़ामी मशीनरी जो है वो किस तरीके से उनके अहकामात पर अमल कर रही थी, वो हमने खुद आज़ाद कश्मीर के 3-4 शहरों में देखा। बात सिर्फ इतनी है कि हमें इस कल्चर को बदलने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इलेक्शन में हारने के बाद उसको कबूल करने का हौसला होना चाहिए। वो कोई भी पार्टी हो, वो PTI हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, सबको। और इसके लिए देखें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी इस सिलसिले में कह चुके हैं, अपोजिशन को पेशकश भी की है कि आएँ मुज़ाकरात करें, पार्लिमानी कमेटी भी बना रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हुकूमत और अपोजिशन सर जोड़कर बैठें और एक ऐसा निज़ाम लाएं और ऐसी इंतखाबी इस्लाहात करें कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ये धांधली वांधली का शोर शराबा ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता धांधली तो बहुत बड़ी फेस सेविंग है ना इनके लिए? जब हार जाते हैं तो कहते हैं धांधली हुई, धांधली हुई, तो फिर फेस सेविंग क्या रहेगी? नहीं, ये ख़त्म होनी चाहिए ना। देखें बात ये है कि आवाम का जमहूरियत पर यकीन जो है उसी सूरत मुस्तहकम होगा ना जब ये चीज़ें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक अर्ज़ करूं कि ये जो 18वीं तरमीम है ना, ये जिन लोगों ने की उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें PMLN भी शामिल थी, उसमें मौजूदा हुकूमत के कई इत्तेहादी भी शामिल थे, ANP शामिल थी, तो MQM शामिल ये थी। जो है ना, किसी तौर पर भी कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। अगर किसी चीज़ की कबाहतें बाद में सामने आएँ तो उसका असर नौ जायज़ा लेने में कोई हर्ज नहीं होता। तो इन मामलात को भी देखना चाहिए कि ये 18वीं तरमीम में के बाद आइन में मज़ीद कोई तरमीम करनी है तो उसके लिए भी तमाम सियासी कोई भी चीज़ ये नहीं होता कि नहीं जी बस अब ये हो गया। इसका मतलब तो ये था कि 73 में आइन बन गया, उसके बाद भुट्टो साहब के अपने दौर में कितनी तरामीम हुई, बाद में अभी भी देखिए ना 25वीं 26वीं कितनी। तो ये जो सिलसिला होता है बेहतरी का वो जारी रहता है। किसी जगह भी ऐसे दायरा नहीं लगा देना चाहिए कि इससे बाहर नहीं जा सकते। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊँ, ये जो बयानिया है ना PMLN का, इसको देखें नवाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की लंदन में, वो अफ़गानिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बदबख्त जो पाकिस्तान के बारे में हर ज़रा सरज़ाई करता है, ऐसी बकवास की है कि उसको हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते। तो ऐसे शख्स से जब एक ऐसे मौके पर, मौका देखें कौन सा ढूंढा उन्होंने कि जब कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था उस वक्त मुलाकात करें, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। एक शख्स जो पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, उन्हें मुल्क की इंटरेस्ट को और सामने रखना चाहिए। नहीं, लोगों ने इस बात को बड़ा नापसंद किया। और दूसरी बात ये कि देखें बदकिस्मती से ये इलेक्शन जो था वहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चली गई। होना तो ये चाहिए था कि जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत मजालिम ढा रही है, जो मोदी जुल्म कर रहा है हमारे मकबूजा कश्मीर के भाइयों पर, सारी जमातें उस तरफ जाती, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की सियासत को वहाँ पे घसीट के ले गए। और वहाँ पे आप देखें जो PMLN में देखें, बिलावल जो है ना, पीपल्स पार्टी को क्यों सीटें ज़्यादा मिली हैं? 3 सीटें थी उनके पिछले इलेक्शन में 2016 में, अब 11 सीटें हैं। बिलावल ने, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा किया। उनकी आप तकारीर देखें, उनमें वो मोदी को लताड़ते रहे। उन्होंने बल्कि मियाँ साहब ने अपनी नवासी की शादी पर जो मोदी को बुलाया था, उस पर मियाँ साहब पर भी सख्त तनकीद की बिलावल ने, जबकि मरियम नवाज साहबा ने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम में मोदी को या भारत को निशाना बनाने की बजाय टोटल टारगेट रखा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को।
देखें, कश्मीरी जो है ना वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गौस साहब, आपको लगता है यहाँ ये गलती हो गई कश्मीर के कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में? देखिए जी, अब मेरे भाई दो बातें की हैं। एक उन्होंने 18वीं तरमीम की बात की है और एक उन्होंने किया है कि जी वो जो अफगान जो है जो सलामती का मशीर था, क्या नाम था, अब्दुल्ला मुहीद तालिबान नाम है उसका, तो वो जाके नवाज शरीफ साहब से लड़े। अच्छा, पहले जो 18वीं तरमीम की बात करते हैं, हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि उसमें अगर कोई समझता है कोई तब्दीली करना चाहता है तो उसमें कोई तरीक़ाकार है। उसमें आदमी तरमीम हम कोई हुकूमत लाना चाहती है, PTI लाना चाहती है, और इत्तेहादी जमात समझते हैं कि उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश है या बेहतर किया जा सकता है, तो हमने तो मैंने सेनेट में कई दफ़ा कहा है कि हम बैठने को तैयार है, हमें कन्विंस करें। हमें कोई ये कोई पीपल्स पार्टी थोड़ी ओवर सेंसिटिव है 18वीं तरमीम को लेकर, वो सेंसिटिव है, लेकिन हम वो पीपल्स पार्टी भी यही जो मेरी उनके जो अमात से बात हुई थी वो करेंगे। तो आप कौन सी तरमीम करना चाहते हैं, हमें मुतमिन तो करें। हम हुकूमत का साथ देने को तैयार है, अगर हुकूमत चीज लाए तो सही। वो चाहते हैं कि 18वीं की 18 की सारी तरमीम जो है ना वो कर दो। भाई ऐसा नहीं है। 18वीं तरमीम बेसिकली हमने बनाई थी बलोचिस्तान के असास महरूमों को दूर करने के लिए, कि सूबों को थोड़ा खुद मुख्तार बनाया जाए। तो उसके लिए फिर उसके असरात भी अच्छे हुए और काफी लोग जो है वो उसमें मतलब बलोचिस्तान में जो एक शोरश चीज थी वो भी बेहतर हुई। अब अगर हुकूमत समझती है, PTI समझती है या कोई और समझता है कि इसमें तरमीम की जरूरत है, तो हमारे साथ बैठ जाए, लेकिन उसके लिए बड़े दिल की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत जो है ना उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अपोजिशन के साथ बात कर सके। जब उस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, देखो अगर वज़ीर आज़म वो शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों कहा कि जब वो खत लिखता है शहबाज वज़ीर आज़म इमरान, तो लिखता है मिस्टर अपोजिशन लीडर, मतलब उसका नाम लिखना भी गवारा नहीं करता। जब इस किस्म का रवैया हुकूमत को होगा तो फिर कोई भी काम नहीं हो सकेगा, फिर हर चीज बलडोज करनी पड़ेगी, जैसा कि अब आप भी ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। अब अपोजिशन लीडर को अगर अपोजिशन लीडर कह दिया तो उसमें बुराई की क्या बात? नहीं लिखी अपोजिशन, नहीं नाम ही तो लिखता। अगर अपोजिशन लीडर लिखता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो अगर वो भी इस तरह, मकसद ये है कि उनके दिल में इतनी कदूरत है और उनका एक खान साहब के दिल में है कि अगर मैंने अपोजिशन हाथ में लाया तो शायद मेरा बयानिया गलत हो गया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। ऐसी बात नहीं है। लोग तो चाहते हैं कि मुल्क में जो है सियासी इंतशार खत्म हो और मुल्क में हमारा तरक्की हो और मुल्क हमारा आगे बढ़े। तो तभी बढ़ सकता है जब तमाम स्टेट होल्डर, अपोजिशन, हुकूमत, बाकी तमाम इदारे एक पेज पे हैं। इस वक्त किस बात की जरूरत है? उसमें 18 तरमीम पे भी बात हो सकती है, जो फाइल है वो भी उसको तब्दील किया जाता है, तक कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए वज़ीर आज़म को अपना बड़ा दिल करना होगा और अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं यही तोहसन होता है, जमहूरियत का यही तोहसन होता है। मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इसका जवाब लेने दें आफ्ताब जहांगीर साहब से। आफ्ताब जहांगीर साहब, हम बारहा यही बात कर रहे होते हैं कि आप हुकूमत है, आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएंगे, अपोजिशन को रिस्पेक्ट देंगे, अपोजिशन को थोड़ा स्पेस देंगे, तो फिर आप वो कर पाएंगे जो आप करेंगे या करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास ज़ाहिर सादा अक्सरियत है लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब आईनी तरमीम जिसका आप रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम की वजह से हम वो नहीं कर पाए सिंध में जो हमें करना चाहिए था, तो वो भी अगर उसमें भी PMLN ये बात एग्री कर रही है कि जी आप बैठे हमें बिठाएं, जहां हम समझते हैं तब्दीली की ज़रूरत है, तरमीम की ज़रूरत है, हम करने को तैयार हैं, लेकिन आपके रवैये इनको आपके करीब आने से रोक रहे हैं। अब रवैयों में तब्दीली नागुज़ीर है, आप समझते हैं? अच्छा देखिए नादिया, बात ये है कि रवैये जो है हमारे अगर हैं तो ऑपोजिशन के कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप जब ऑपोजिशन के तो ऐसे ही होते हैं। नहीं जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो आप सवाए अपने जाती मुकदमे के बजाय कि अवाम का मुकदमा लड़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप तनकीद शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप जब बाहर जलसों में जाते हैं तो आप दुश्मन बयानिया इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि हम पाकिस्तान खप्पे के नारा नहीं लगाएंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है गुलाम है, कोई कहता है कि जी भारत को दावत देंगे, और कोई जाकर इंग्लैंड के अंदर अफगान का जो मशीर है वो जाके मुलाकातें करता है। ये सारी चीजें, ये रवैया यही तो है। अगर आप वहाँ पर जलसों के अंदर अपने मंशूर पे गुफ्तगू करें है और हम भी मंशूर पे गुफ्तगू करें, लेकिन क्योंकि जवाब दर जवाब चलता है मामला,
तो फिर ऐसे ही होता है। जब तक सियासत जो है, ये तो अभी की बातें हैं ना, जो आपने अफगान सफीर की बात कर ली, उनके वज़ीर ख़ारजा की या इस किस्म की। मैं तो बात ये कर रही हूँ कि हुकूमती रवैयों में तब्दीली नागुज़ीर है। अपोजिशन के रवैये ऐसे ही होते हैं। अपोजिशन असेंबलीज में कोई काम नहीं करने, आपके बिल मंजूर नहीं होंगे, आपकी अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, जो तरमीम या जो रिफॉर्म्स आप चाह रहे हैं आप नहीं होंगी, तो नुकसान आपका है, उनका नुकसान नहीं है। स्टेक पे आपकी परफॉर्मेंस लगी हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल भी पास हो जाते हैं। तरमीम नहीं हो पाती ना भाई मेरे, तरमीम नहीं होंगी जब तक इनको साथ नहीं बिठाएंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगी जब तक इनको साथ नहीं बिठाएंगे। असल में जब ये असेंबली के अंदर स्पीकर के चैम्बर में बैठते हैं, वहाँ पे जब ये चीजें तय करते हैं कि हमने इजलास इस तरह चलाना है, ये सब कुछ करना है, कमेटियां बनती हैं, लेकिन उस चैम्बर से निकलकर जब बाहर आते हैं तो पता नहीं शायद कहीं से कोई इनको पैगाम आता है, क्या होता है मुस्लिम लीग वालों को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना दो हिस्सों में तकसीम है। हाँ, एक है भांजी का मसला और एक है भतीजी और चाचे का मसला है सारा। वो जब तक हल नहीं होगा इसका आपस में, जब तक ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। तो मैं आपको फिर ये कहता हूँ कि देखें, हमें मेरी सियासत पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो पार्टियां भी तरक्की करेंगी, पार्टियों के लोगों की इज्जत भी होगी। वरना फिर ये आपके सामने है कि जब कौमें खड़ी होती हैं तो फिर वो बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए ग्राउंड पे ये होता नहीं है। पहले अपने जाती इंटरेस्ट आगे आते हैं, फिर पार्टी के इंटरेस्ट आते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आते हैं। अच्छा एक सेकेंड आफ्ताब जहांगीर साहब, एक सेकेंड में वापस आती हूँ। हुकूमती रवैयों की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमने 18वीं तरमीम पे भी हम 18वीं तरमीम में भी हम तरमीम करने के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जो इनकी ज़रूरत भी है अगर इनको सिंध में आगे जाना है या आगे बढ़ना है। फिर कवानीन में तब्दीली या कवानीन में तरमीम, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, नैब कवानीन में तरमीम हो, इसके लिए अपोजिशन का साथ इनको चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए। कैसे मिलेगा? देखिए नादिया, बात यह है कि सेनेटर गौस साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हुकूमत को ये पहल हुकूमत ने ही करनी होती है, हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि ये जो नेशनल इश्यूज़ हैं उन पर अपोजिशन को साथ लेकर चले। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ने पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी दावत दी है अपोजिशन को, जैसे मैंने बताया वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं। तो अब एक मरतबा फिर एक और कदम आगे बढ़ना चाहिए हुकूमत को, और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन को दावत देनी चाहिए कि आएँ, बैठें और इस पर बात करें। लेकिन होता क्या है बदकिस्मती से, अपोजिशन के बहुत सारे अरकान जो हैं, जिनमें ख़ुद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, वो ये चाहते हैं कि मुल्क में मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ें और ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं या बाकी मामलात हैं इस पर गुफ्तो शनीद हो और पार्लियामेंट फैसला करे। लेकिन बीच में से अचानक जब लंदन से कॉल आती है तो सारा मामला सबूताज हो जाता है। फिर उस वहाँ पे आके जब ये कहा जाता है कि आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने जब बात होगी तो आपने ये बात करनी है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि बुनियादी ज़िम्मेदारी ये हुकूमत की ही है कि वो हुकूमत जो है वो जो आवाम की बेहतरी के लिए कवानीन लाना चाहते हैं उसमें अपोजिशन को अपने साथ बातचीत में शामिल करे और उन्हें आगे लेकर बढ़े। और अपोजिशन को भी किसी मामले को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, ना हुकूमत बनाए ना अपोजिशन बनाए। आवाम की बेहतरी के लिए काम सबको मिलजुल कर करना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब लास्ट कमेंट दे दीजिएगा इसको। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हम सबको, हुकूमत को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को फ्रंट पे रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, अपनी जाति का कौमी के साथ करके। इनकी ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गौस साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं वन लाइनर लास्ट में? जी, मेरा ये कहना है कि तमाम मामला मुल्क के जो सियासी तो शिकार है, हुकूमत पहल करेगी, ऐसा माहौल है कि अपोजिशन हाथ मिलाने को तैयार है और ये इकट्ठे ठीक है, बिल्कुल इसको अवेल करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौस साहब आपका भी, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी, राना ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
बात यही है कि बहैसियत हुकूमत जिम्मेदारी उन पर ही आयद होती है कि वो एक माहौल बनाएं। बाकी रह गया एहतसाब या चोर या डाकू, तो वो उसके लिए रेलिवेंट इदारे हैं, नैब है, दीगर हैं, FIA है, जिसको भी आप इस्तेमाल करना चाहें, या वो खुद देखें कि जी हम कितनी अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में हो सकती है, या कितना कानून की पासदारी हो सकती है। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है, वाकई सीरियसली करनी है, नैब कवानीन में तरमीम करनी है, प्लस ये कि 18वीं तरमीम तक पे अगर बात करने को तैयार है, तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं होगी। सिर्फ माहौल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।